नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू करा दिया है। पार्ट थ्री, इस पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, जो मतलब क्वेश्चन जितने तरीके से बन सकते हैं और जितने तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, आज वो सारे टाइप के हम क्वेश्चंस कराएंगे। पहला टाइप, जब दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीदते हैं, जैसे हम मार्केट गए और दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदा, उसके बाद कितने प्रतिशत पर लाभ में बेचा और कितने में हानि में बेचा, वो तो अलग की बात है। लेकिन वस्तुओं जो हम खरीदेंगे ना, दोनों वो सामान्य मूल्य पे होगा। जैसे हमने कहा हमने साइकिल खरीदा, तो दोनों साइकिलों का मूल्य सेम होना चाहिए। जैसे एक साइकिल का मूल्य 1000 तो दूसरी का भी 1000 होना चाहिए। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि जब दो वस्तुएं बेची जाती है सामान्य मूल्य पर। सामान्य मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लो दो साइकिलें ही है, हमने 1200 रुपए का बेच दिया दोनों को, तो इसको बोलेंगे जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेच रहे हैं। और तीसरा टाइप हमारा बनेगा जब दो वस्तुएं एक संयुक्त मूल्य पर खरीदते हैं। संयुक्त मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए दो हमने कारें खरीदा और जो भी पैसा दिया उनका हमने एक साथ दिया। अब हमको ये नहीं पता है कि पहला वाला कितने खरीदा है और दूसरा वाला कितने का खरीदा है, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो दोस्तों, इन सभी सवालों को हम बहुत ही डीपली से समझेंगे, कैसे बनते हैं, किस तरीके से पूछा सकता है और कहाँ पे हम लोग गलतियां करते हैं। ये सारी चीज़ों को आज आराम से सीखेंगे। चलिए, पहला टाइप हम शुरू कर रहे हैं, जब वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीदा जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदोगे और लाभ और हानि अगर दोनों संख्या में अगर बराबर है, लाभ का मतलब जैसे मान लीजिए 10% लाभ पे बेचा और 10% हानि पे बेच दिया, तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो इसीलिए हमने देखो लिख रखा है, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है। आज हम जो भी सवाल सीखेंगे बहुत ही मतलब सरल तरीके से सीखेंगे, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु को बेचने के बाद x% का लाभ, अब ध्यान दीजिए, x% का लाभ तथा दूसरे पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इस चीज को हमेशा याद रखिए। जब क्रय मूल्य समान होता है और दो वस्तुएं खरीदते हैं और सेम रेट पर ही लाभ हानि होगा। लाभ हानि मतलब अगर 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो 20% हानि भी होनी चाहिए। लाभ और हानि जो होगा पूरे सौदे में कैसा होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है, बेचने के बाद x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि, यानी दोनों में लाभ और हानि की जो परसेंटेज होगा वो बराबर होना चाहिए। तो इस केस में कभी ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। अब देखिए सवाल किस तरीके से बन सकता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार दो वस्तुएं 800 रुपया प्रति वस्तु की दर से। अब देखिए, अब प्रति वस्तु का मतलब हुआ एक वस्तु मतलब 800 की है तो दो वस्तुएं खरीदा है तो 1600 रुपये खरीदा होगा। और प्रति मूल्य मतलब प्रति जो उसका मूल्य होगा वस्तु का 800 रुपया की दर से खरीदा। एक वस्तु पर 25% का लाभ। अब देखिए, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि। जो अभी हमने एक मेन पॉइंट बताया था, यहां पर लाभ और हानि का जो परसेंटेज होगा वो बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो इस कंडीशन में ना तो कभी लाभ होगा और ना ही कभी हानि होगा। तो जब इसका प्रश्न इस टाइप का बनेगा, और सुनिए, ये जो 800 रुपये होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, हम यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। लेकिन ध्यान हमको यह देना है, यहां पर खरीदने की बात बोलना चाहिए, खरीदा। अगर यहां पर बेचने की बात बोल देता तो उस केस में हमेशा हानि होती है। वो अभी इसके बाद बताएंगे। पहले खरीदने वाले जितने भी सवाल बनते हैं, दो वस्तुएं हमने समान मूल्य पे खरीदा, जिस तरीके से जितने प्रकार से बन सकते हैं आज हम सारे करा देंगे। तो कभी भी इस टाइप का लिखा हो तो सीधे ऑप्शन इसका क्या लगाओगे, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो देखिए होता कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि हम देखिए रटाने पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, उस चीज को समझने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। समझिए पहले होता ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ कि ना तो लाभ हुआ ना हानि, क्या रीजन है। जो भी ट्रिक वगैरह बन के आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से बन के आता है। इसलिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पूरा गहराई से अंदर तक समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वर्ड अगर पता कर लिया मैथमेटिक्स में, तो आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है।
अब ध्यान दीजिए 25% का लाभ हमने मान लिया। अब तो 800 रुपये चलो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर ये ना दिया होता तो भी वही आंसर होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिख लिया सीपी और यहां पर भी सीपी, दो वस्तु में खरीद रहे हैं तो CP1 होगा, इसका CP2। अब ध्यान दीजिए इसका भी 800 रुपये होगा और इसका भी 800 होगा, क्योंकि खरीद रहे हैं ना। अगर 800 में खरीदे हैं दोनों वस्तु में, प्रति मूल्य की दर से लिखा नहीं है, प्रति वस्तु की दर से, तो 800 खरीदा, यानी दोनों को रेट हमारा सेम हुआ। अब बोला 25% का लाभ हुआ। अब ये बताइए 100 में 25, तो 800 में कितना निकालोगे, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200 रुपए है ना। तो 200 यानी कितना हो गया इसका, 1000 रुपया। 1000 रुपये में बेचेंगे लाभ में, ये हमारा SP हो गया। 800 का 25% कितना होता है, 200, 200 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया, 1000। अब देखिए इसी 800 रुपए का 25% हानि। अब 25% का हानि का मतलब हुआ 200 रुपए, 200 रुपए इसमें कम कर दो। अभी देखिए इसमें 200 बढ़ाया तो 1000 हो गया, और इसमें 200 कम करोगे तो कितना आएगा, 600 रुपया। ये 600 रुपया हमारा SP2 हो गया, मान लो ये SP1 हो गया, ये रुपए में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए टोटल जो हमने खर्च अमाउंट किया था 800 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा है, तो टोटल तो हमने 1600 रुपया दिया। अब बेचा कितने में, 1000 रुपया इधर और 600 रुपया इधर, इधर जब लाभ में बेचा तो 1000 रुपया हुआ, और इसी का जब 25% हानि पे बेचा तो 600। ये ओवरऑल टोटल कितने में बेचा, 1000 और 600 जोड़ोगे तो 1600 आएगा ना। अब आप हमें ये बताइए 1600 में खरीदे हो और 1600 में बेचोगे तो लाभ क्या होगा, बताओ, खुद समझ सकते हो। अरे जितने में खरीदे उतने में बेच दिया तो लाभ तो होगा ही नहीं, तो लाभ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, जब भी क्रय मूल्य समान होगा और वस्तुएं अगर सामान्य मूल्य पर खरीदी जाएंगी तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, वो भी हमने समझा दिया। अगर मान लो ये 800 न दिया होता, समझ लो कुछ न दिया होता, अब मान लो, अब क्रय मूल्य तो कुछ न कुछ तो मान ही लेते ना, हमने मान लिया चलो 100 रुपया था क्रय मूल्य, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो अगर 100 रुपया है, अगर अब 25% लाभ पे बेचोगे तो 125 होगा कि नहीं होगा, और इसमें 25% के हानि में बेचोगे तो 75। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 200 आया कि नहीं आया, और 200 तो पहले खरीद रहे थे, तब भी तो हमारा क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि। तो खरीदने वाले केस में जो ये दिया होता है इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब होगा लेकिन कुछ सवाल अभी कराएंगे उसमें होगा। तो पहले ये जनरली समझ गए कितना आया। तो एक तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब भी सवाल दिया हो कि इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब देखो यहाँ पर सेम था, जब सेम था तो ना लाभ हुआ ना हानि। अब मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे कर दिया होता, मान लो 50% की हानि कह दिया होता, 50% की हानि, ठीक है। अब देखिए सवाल को हमें रटना नहीं है, पहले भी हमने बता रखा है, सवाल चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन उसको पूरे गहराई से अच्छे समझना है। अब देखिए दोनों हमने चीजें अलग अलग कर दिया, पहले में 25% का लाभ और दूसरे में 50% की हानि। अब पहले वाले केस में क्या था, दोनों सेम था, जितना लाभ था उतना ही हानि था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो इस केस में कैसे लगाते हैं, अब ध्यान दीजिए इसी से बता देते हैं। अगर 800 रुपये खरीदा है, इसका भी 800 इसका भी 800, ठीक है। अब 25% का लाभ यानी इसमें बेचोगे कितने का, 200 रुपये, 200 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1000 रुपये आएगा। यानी ये जो वस्तु हमने 800 खरीदा है 25% लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। और ये वाला देखिए 50% का नुकसान पे, 800 का 50% के नुकसान में बेचोगे तो 400 का बेचा ना, तो कितना आ गया, 400। अब ध्यान दीजिए इधर हमने ये देखिए ये CP था, ये क्या SP है, विक्रय मूल्य है, और ये भी हमारा SP है, मतलब 1600 में हमने खरीदा, अब बेचा कितने में, 1400 में। अब देखिए जो चीज समझाने जा रहे हैं मतलब हर तरीके से सवाल को समझाएंगे, यहाँ पर सेम न दिया हो, कम ज्यादा दिया हो, या और भी कुछ दिया हो, अधिक कम, सब टाइप के सवाल करा देंगे हम आज। अब ध्यान दीजिए 1600 रुपये खरीदा और हमने कितने रुपए बेच के कलेक्ट किया, 1400 रुपये। अब आपको दिख रहा होगा 1600 को 1400 में यानी 200 रुपए की हानि हुई। 200 रुपए की अगर हानि हुई है और कितने में हुआ, 1600 में, अब परसेंट में निकालना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 0,
और इसको साल में करोगे तो 2 दूनी 4 और ये, यानी आ गया ये 12.5%। 12.5% का क्या आ गया? लॉस आ गया, हानि। 12.5% का क्या आ गया? हानि। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया आप सभी लोगों को? देखिए सवालों को बहुत गहराई से हमको समझना है। इसका हमने यहाँ पर रेट चेंज कर दिया और फिर हमने निकाला तो ओवरऑल निकल के आया 12.5%। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है कि कैसे हुआ। 800 रुपये दिया था, जैसा बोला लाभ हानि हमने वैसे ही कर दिया, तो हमारा फाइनली निकल के आया 12.5%। लेकिन देखिए अब ऐसे नहीं करना है, इतना देखिए ये तो समझाने के लिए बताया कि ऐसे मतलब कैसे काम करता है वो समझना था। और डायरेक्ट कैसे करोगे? जब भी दो वस्तुएं दिया हो, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, दो वस्तुएं दिया हो, तीन वस्तुएं दिया हो, चार वस्तुएं दिया हो, अगर समान मूल्य पे ही खरीद रहे हैं और उसमें कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा कि पहली वस्तु को इतने % लाभ पे बेचा, दूसरे को इतने में बेचा, तीसरे को इतने में बेचा, चौथे को इतने % कुछ ना कुछ तो जरूर उसके बारे में बोलेगा ना, मेंशन करेगा सवाल पे। तो जो लाभ हानि जो भी कंडीशन दिया हो, लाभ हानि को पकड़िए परसेंटेज को। अब इसी को देखिए 25% का लाभ था तो सीधे हम लिखेंगे 25% का लाभ था। 50% की हानि बोला, -50 कर दिया। अब कितनी वस्तुएं थी? दो, तो दो से भाग दे देंगे। एक तरीके से एवरेज कह सकते हैं। एवरेज, एवरेज देखिए एवरेज कहाँ पे लगा सकते हैं? जब वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदेंगे और उनका अलग अलग परसेंटेज दिया होगा और ओवरऑल टोटल परसेंटेज पूछेगा तो हमेशा एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाइए। जितना परसेंटेज दिया हो सबको जोड़ डालिए। अब प्लस माइनस माइनस प्लस अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि प्लस है माइनस प्लस, ठीक है ना, घटेगा जोड़ेगा तो पता कर ही सकते हैं। और जितनी संख्याएं होंगी, जितनी वस्तुएं होंगी उससे भाग दे देंगे, सीधे हमारा परसेंटेज निकल के आएगा फाइनल। अब देखो इसी को, पहले में 25% का प्रॉफिट, दूसरे में 50% की हानि। अब देखिए -50 और प्लस का 25 कितना आएगा? माइनस का 25 आया कि नहीं आया? अब बटे 2, यानी ये आंसर आ गया -12.5%। बस हो गया। 25/2 का भाग दोगे सही बटन में निकल के आएगा -12 से 1/2, यानी हानि। माइनस का चिन्ह हमको ये बताएगा इसमें नुकसान हो रहा है। अब वही तो देखिए यहाँ पर भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कभी भी अगर वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदी जाती है, कितने रुपए में खरीदी जाती है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही हमने करके दिखा दिया। अगर यहाँ 100 मान के चलते तो भी यही आंसर आता, 500 मान के चलते तब भी यही आंसर आता, कुछ भी मानिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। मेन हमारा होता है फोकस कॉन्सेप्ट पे, ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों होता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई वस्तु समान मूल्य पे खरीदोगे ना तो हमेशा जो लाभ हानि वही तो मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो सीधे उसी को निकाल लिया करो। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे हमने लाभ हानि देखा, ठीक, अब जितनी वस्तुएं होंगी उससे भाग दे दीजिएगा, सीधे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल लाभ होगा। ठीक, अब इसी टाइप के देखिए दो सवाल हम और कराने जा रहे हैं, बिल्कुल इसी से मिलते जुलते सवाल हैं, उनको देखिए। देखिए सवाल नंबर पहला लिखा हुआ है, मोहन ने 50,000 रुपए में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर बेचा तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब देखिए ये सवाल में इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि दो वस्तुएं हमने समान मूल्य पे खरीदा, लेकिन थोड़ा समझिए इस चीज को जो बताने जा रहे हैं। एक प्लाट है, मान लेते हैं प्लाट बना हुआ है, इतना बड़ा सा ये प्लाट है। उन्होंने कहा 50,000 रुपए में खरीदा। अब देखिए इसका कोई यूज नहीं है, जो हमने बताया था कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदते हैं उसका कोई यूज नहीं है, उसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। उसने कहा आधा प्लाट 10% लाभ पर। अब देखिए प्लाट तो हमारा ये इतना बड़ा हो गया, आधा की बात बोला तो आधा कर लो ऐसे। अब आप हमें ये बताइए, आधा आधा प्लेट आधा आधा प्लाट हो गया, ठीक है, पूरा प्लाट हमारा इतना था। अब ये दोनों क्या बराबर नहीं दिख रहे हैं? अगर एक प्लाट के दो टुकड़े कर दोगे बराबर तो आधा आधा हो गया, समझो। आधा आधा का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सा। तो अब ये चीज को देखिए, सवाल जो है ना, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया समान मूल्य पर दो खरीदते हैं, अब इसको हम ये भी तो कह सकते हैं दो प्लाट है हमने बराबर बराबर मूल्य पर खरीदा, प्लाट हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज को अगर दो टुकड़े कर दिया तो समान मूल्य पे हो गया। देखिए सवाल कैसे बन सकता है, किस तरीके घुमा सकता है, मेन होता है कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज का खेल होता है, सवाल में सिर्फ लैंग्वेज से आपको घुमाएगा। अगर आप उसमें घूम गए तो समझो सवाल गलत करके चले आएंगे।
इसीलिए आज हम कह रहे हैं आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे कभी तुम्हारा गलती नहीं होगा, जितने तरीके से पूछेगा और जहां पे गलतियां होती हैं सारी चीजें आज हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए दोनों में हो गया ना। अब इसमें कह रहा था 15% का लाभ और दूसरे में कह रहा है पहले में 10% है और दूसरे में लिया हुआ है 15% का। और देखिए दोनों का लाभ है। हमने क्या बताया था, जब भी कुल लाभ पूछा होगा और जो पहला लाभ दिया हो दूसरा दिया हो सबको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। अगर 2 वस्तुएं हैं, अगर 3 की बात करेगा 3 से भाग दे देंगे, अगर 4 जगह की बात करेगा 4 से भाग दे देंगे। वो तो सवाल पे डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है। चलिए इसी को देखिए, 15 10 जोड़ेंगे, कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ पूछा गया है ना। ठीक है, तो 10 और 15 जोड़ो और 2 से भाग दे देंगे। 25/2 इसका मतलब कितना होगा, 12.5%। 12.5% देखिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस हो गया, इतना सा करना है। अब बताइए छोटी चीज है कि नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो रटोगे तो एग्जाम अभी तो रट लोगे चलो ठीक है, लेकिन रटने वाली चीज कुछ समय बाद दिमाग से बाहर हो जाती है। अगर चाहते हो कि वो लाइफ टाइम काफी समय तक दिमाग में स्टोर रहे तो क्वेश्चन की गहराई को पकड़िए, उसकी डीपली नॉलेज समझ, डीपली समझिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और मतलब क्या चीज ये पूछना चाहता है। समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर बेसिक तरीके से लगाते 50,000 का इतना फिर इतना बेचते कुल लाभ तो फिर काफी तामझाम होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपने क्या सीखा, जब वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदेंगे और लाभ और हानि कुछ भी दिया होगा तो सबको जोड़ देंगे और जितनी बार बात बोलेगा उससे भाग दे देंगे, तो टोटल हमारा जो लाभ होगा वो निकल के आएगा। अगर आंसर माइनस में अगर होता है जोड़ने पे सभी को तो हानि होगा, अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है, एक 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, एक 10 लाख रुपए का प्लाट 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। पहला भाग 25% लाभ पर, दूसरा भाग 15% लाभ पर और तीसरा भाग 10% हानि पर बेच दिया गया। ज्ञात करें कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अभी बताया था कि जब 2 वस्तुएं हों या 3 वस्तुएं हों और उनके लाभ और हानि कुछ भी जो दिया हो परसेंटेज उसको पकड़िए और कुल लाभ पूछा गया टोटल। ज्ञात करें कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए पहले 25% का लाभ है प्लस 25, दूसरे में 15% का लाभ है और लास्ट में दिया हुआ माइनस का 10% हानि। हानि जब बोलेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, लाभ बोलेगा तो प्लस का। ठीक है, और बटे में कितना रखेंगे 3, क्योंकि प्लाट जो है 3 बराबर भागों में बांटा गया है। और जब बराबर भागों में बांटोगे, अगर 3 बराबर भागों में बांटोगे तो उसका तो यही मतलब हो गया ना कि हमारे पास 3 प्लाट थे बराबर बराबर हिस्से पे या 3 वस्तुएं थी। अब निकालिए 25 और 15 कितना होगा, 25 5 3 10 40, 40 में 10 घटाओगे तो 30 आएगा और 30/3। बस हो गया आंसर, 10% का लाभ होगा, प्लस में आया ऑप्शन नंबर तीसरा। बस हो गया, मतलब सेकेंडों में सवाल लगेगा, सेकेंडों में, लेकिन हमें अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तब। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने 2 सवाल करा दिया और मतलब कोई भी सवाल बनेगा कि कोई प्लाट है या 2 वस्तुएं हैं, इतने परसेंट लाभ पे बेचा इतने पे, अगर दोनों सेम रेट होगा लाभ और हानि का तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। अभी पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन सकता था कि लाभ और हानि की संख्या डिफरेंट हो और पूछेगा ओवरऑल लाभ और हानि कितना होगा, तो सभी को जोड़ के और जितनी वस्तुएं होंगी उससे भाग दे देंगे तो हमारा आंसर लाभ हानि पता चल जाएगा। ये तो हो गया। चलिए अब इससे थोड़ा सा हल्का सा सवाल एक और घुमाएगा, वो उसके भी हम सवाल आगे करा देते हैं। चलिए अगला सवाल इसके आगे देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, यानी जो मोटरसाइकिल खरीदा है उनका क्रय मूल्य क्या है, समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 48 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इससे पहले एक थोड़ा सा हल्का से हम कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, फिर इस सवाल को लगाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने कहा कि 2 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य समान है और पहले को अगर हम बेचा 10% लाभ पे, आप समझिएगा इस चीज को, पहले वस्तु को बेचा 10% लाभ पे और दूसरी को हमने बेचा 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे। ठीक,
पहली वस्तु को हमने बेचा। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। अभी इसके पहले जो भी सवाल करवाया है इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। पहली वस्तु को 10% लाभ पे बेचा और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पे हमने बेचा, जबकि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। और ओवरऑल अगर निकाला जाए कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कुल कितना लाभ या हानि होगा, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी लाभ और लाभ जितना भी परसेंट दिया हो सबको जोड़ दो और जितनी वस्तु में उससे भाग दे दो। तो 10% का लाभ, कुल लाभ अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, कुल लाभ अगर निकालना है तो इनको डायरेक्ट जोड़ देते थे 10 और 20 और 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 15%। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अगर अलग अलग लाभ हानि दिया हो और कुल लाभ पूछे या कुल हानि पूछे तो सबको जोड़ के जितनी वस्तुएं होंगी उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। अब हमें आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक तरफ 10% का लाभ है और टोटल अगर दिया जाए कुल लाभ 15% है। पहली वस्तु पे अगर बेचने पे 10% का लाभ अगर मिल रहा है और दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचे, अगर ये निकालना हो और कुल लाभ तो हमको पता चली गया कि 15 आया, हालांकि पहले वाला भी पता था हमको 10 है। और कुल लाभ अगर दिया हो तो सेकंड वाला कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, एक तरीके से हमने देखा इन दोनों का एवरेज ही तो होता है कि नहीं होता है। तो जब ये कुल लाभ दिया है, अब पहले वाले का अगर 10% है, दूसरे वाले को निकालना है, तो यहाँ पर ऐसा क्या मान रखें कि इन दोनों को जोड़ने पे 15 आना चाहिए। अब 15 आने का मतलब है इन दोनों का योग होना चाहिए 30। अगर ये 10% है तो सेकंड वाला कितना रहा होगा, 20%। क्योंकि 20 और 10 जोड़ोगे 30 आएगा और 30 का आधा कितना होता है, 15% कुल लाभ है। जब कुल लाभ दिया हो और एक वस्तु का लाभ दिया हो और दूसरे वस्तु का पूछे तो हमेशा याद रखिएगा जो वस्तु नीचे दिया हो पहले उसका डबल कर लेना। डबल करने के बाद जितना आए वो सब पहले वाले में देखिए कितना लिखा हुआ है। मान लो हमको 30 चाहिए था, 15 का डबल क्या होता है, 30। यहाँ पर 10 लिखा है, कितने कम पड़ रहा था, 20। तो दूसरा वाला का जो लाभ होगा कितना होगा, 20%। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पे, यानी पहली मोटरसाइकिल हो गई, इधर सेकंड लिख लो। पहली मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 48 रुपए अधिक, ये रुपए में दिया हुआ है। ठीक है, यदि कुल लाभ, कुल लाभ तो यहां लिखोगे मान लो 20%, कुल लाभ दिया है 20%। अब दोस्तों ये बताइए, पहली वस्तु का हमें लाभ पता है, कुल लाभ पता है, तो सेकंड वाले का लाभ नहीं निकाल पाओगे। हमने बताया इसका डबल करो, 20 का डबल कितना होता है, 40। 40 हमको बनाना है, 40 लाना है ऊपर, इन दोनों का सम होना चाहिए 40। यहाँ तो 25, 15 लिखा हुआ है, कितना कम पड़ रहा है, 25। 25 और 15 कितना होगा, 40। तो दूसरी वस्तु को हमने निकाल लिया, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहे होंगे, 25% के। समझ में आया कि नहीं आया। पहली वस्तु का लाभ दिया है टोटल, यानी कुल दिया हुआ है, और कुल हमारा हमेशा एवरेज होता है। इसको ये अगर पता है ये निकालना है तो पहले इसका डबल कर लो, 40। अब इन दोनों का योग 40 होना चाहिए। यहाँ पर 15 है, 25 जोड़ोगे तभी तो 40 होगा, और 40 का आधा कितना आएगा, 20। यानी दूसरी वस्तु का भी हमें पता चल गया कितने परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं, अब पहले वाले का भी पता है। अब ये बताइए, पूछा है कि दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 48 रुपए अधिक। अब ये बताइए, ये 25 है ना, ये इससे कितना अधिक है, दूसरा वाला जो है परसेंटेज में कितना अधिक है, इसके पास 25% है, इसके पास 15% है। परसेंटेज में कितना अधिक है, 10%। परसेंटेज में अधिक है 10%, और रुपये में कितना अधिक है, 48 रुपए। इसके पहले पार्ट 2 में जब सवाल करवाए थे तो परसेंटेज और रुपया अधिक अधिक जब दिया होता है तो उसको कंपेयर करके सवाल लगाते हैं। 10% की वैल्यू दिया है 4800, तो पूछा गया प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। 100% हमको निकालना है तो कितना आएगा, देखिए परसेंट से परसेंट तो कट ही गया, 0 0, 2 जीरो और चिपका दो, यानी 480 तो आएगा ही, 2 जीरो इधर से। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 48,000 रुपया। 48,000 रुपए, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए तो इस तरीके से आपको लगाना है। सवालों को पहले समझ लीजिए कैसे होता है। अगर वस्तुओं का समान मूल्य है, कुल लाभ पूछेगा, सबको जोड़ के जितना होगा उससे भाग दे देंगे, जितनी वस्तु में दिया होगा।
अब कुल लाभ दिया हो और एक वस्तु का लाभ दिया हो, दूसरा वाला निकालना हो तो वो भी हमने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसी का बिल्कुल सेम कॉपी सवाल एक और देख लेते हैं, ताकि वो सवाल हमारे लिए और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे लग रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है, दो मेजों का क्रय मूल्य कैसा है? समान है। पहली मेज को 20% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी मेज को पहली मेज से 335 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों मेजों को बेचने के बाद कुल लाभ अगर 24% हो तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? अभी जो सवाल इसके पहले बताया था यही सवाल बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज है। चलिए देखिए, पहली मेज को बेच रहे हैं, पहला है, ये सेकंड है। ठीक है, अभी जो इसके पहले सवाल कराया था बिल्कुल वैसे ही लगेगा सेम। पहली मेज को बेच रहे हैं 20% के लाभ पे। ठीक है, पहली मेज का लाभ कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है और कुल लाभ दिया हुआ है 24%। अब ये बताइए, कुल लाभ दिया है 24% और यहाँ पर 20, दूसरी वस्तु को निकालना अभी सिखाया है ना। पहले तो इसका डबल करो, 24 का डबल कितना होगा? 48। अब यहाँ पर 20 दिया है, 48 चाहिए, तो कितना जोड़ोगे इसमें? 28%। 28%, 28 और 20 कितना आएगा? 48। यानी दूसरी वस्तु का जो लाभ होगा कितने परसेंट में बेच रहे होंगे? 28% पे। ठीक है, अब लिखा हुआ है पहली मेज, जो दूसरी मेज है, दूसरी मेज ये वाला जो पहली मेज से कितने रुपए अधिक में कह रहा है? 335 रुपया। परसेंटेज में कितना अधिक है? ये परसेंटेज में अधिक है 8%। यानी 8% की वैल्यू दिया हुआ है रुपया में 335। अभी बताया था, जब परसेंटेज में अधिक दिया हो, रुपए में अधिक दिया हो, हमेशा कंपेयर करते हैं। तो 8% की वैल्यू इतना, तो 100% नहीं निकाल पाओगे? आप ही बताइए। 8% दिया है तो क्या लिखोगे? 335/8 इंटू 100। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 2 से कट रहा है क्या? काट लो, ये आ गया 12.5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 335 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 गुणा करोगे इसमें, 5 25 और 5 त्रिका 15, 2 17 और 5 त्रिका 15, 1 16। ठीक है, 2 से करो, 2 पंचे 10, 2 त्रिका 6, 1 7, 2 त्रिका 6 और यहाँ पर आएगा 5 3 3। जोड़ लो, 5 7 6 7 13, 5 18, 6 3 9 10 11। अच्छा, और दशमलव गए, यानी ये हमारा आंसर आ गया 4187.5। देखिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 4400, दूसरा 3500, तीसरा 4800, चौथा है 4200। यानी ये जो आंसर हमारा होगा लगभग में आएगा 4200 रुपए। ये क्या आएगा? लगभग में पूछा गया है। अब देखिए यही तो हम लोग गलती कर देते हैं, क्वेश्चन देखा ऑप्शन नहीं आया तो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अब समय के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से देखिए क्वेश्चन जो है अब आंसर थोड़ा सा लगभग पूछे जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि लगभग भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो एग्जैक्ट आंसर की तलाश कर रहे होते हैं ऑप्शन में और नहीं आता तो छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा, लगभग में आंसर आएगा 4200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। देखिए लगाने का तरीका समझ लीजिए, सवाल किसी तरीके का है, ऐसे लगाना था। चलिए इसी का एक और सवाल देख लेते हैं, फिर टाइप 2 में बढ़ते हैं आगे। एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। जो अगला सवाल हम कराने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा। अब देखिए सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार दो कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। एक कैमरा का 18% लाभ पर बेच देता है। अब मान लीजिए एक कैमरा जो है 18% के लाभ पर बेच देता है और दूसरे कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, और ये जरूर लिखा हुआ है कि दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेच देते हैं। तो पूछा गया कुल लाभ अथवा हानि बताइए। तो दोस्तों देखिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं 10% कम कीमत पर बेच रहे हैं तो 18% दिया है और 10% से कम कर दिया, यानी सोचते हैं 8% में बेच रहे होंगे।
दूसरे वाले को पहले वाले के विक्रय मूल्य से 10% कम में बेच रहे हैं। अगर ये 18 है और 10 कम करोगे तो 8% आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। अब कुल लाभ अगर निकालना है तो 18 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26, और 2 से भाग दे दोगे, आंसर आना चाहिए 13%। जनरली लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया होगा। अब सोचोगे हो सकता है लगभग में दिया हो, तो इसमें सारे ऑप्शन 12.1 12.2 12.1 है ना, तो फिर क्या करोगे? अब कहानी तो फंस गई ना इसी में। देखिए पहले तो हम लोग इसकी लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी। उसने बोला है कि दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम, विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर। अब समझिए, पहले वस्तु को पहले विक्रय मूल्य पता करो कितना, उसका 10% कम करना, परसेंटेज कम नहीं करना, विक्रय मूल्य जितने में हमने बेचा होगा रुपए में उसका 10% कम, ये बोला है। तो समझिए इस चीज को, पहले ऐसी गलती मत करिएगा। पहला 18% दिया है, तो अब पहले ये मान लेते हैं कि सीपी, अब देखो सीपी हमने मान लिया। अब ऐसा करते हैं कि सीपी 18% दिया हुआ है, तो हो सकता है ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में चला जाए। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी जितना परसेंटेज दिया हो, जिसका जो उसका डिनोमिनेटर आएगा फ्रैक्शन में बनाने के बाद, तो वही हमेशा टोटल मान लिया करो सीपी। तो कभी सवाल फ्रैक्शन में नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर 10% कम की चर्चा हो रही थी और 18%। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होगी? 18% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालें तो लिखेंगे 18/100 और 2 से काटेंगे, दोनों 18 तो 5 10 यानी 50। तो हम मान लेते हैं कि सीपी जो है 500 है, सीपी मतलब 500 है और दूसरे का भी कितना होगा 500। समान मूल्य पे खरीदते हैं, हमने मान लिया कि दोनों वस्तुओं को जो सीपी होगा क्रय मूल्य होगा कितना होगा 500। चाहो तो आप 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानने पे फ्रैक्शन में हमारा पॉइंट में आ सकता है, इसलिए हमने 500 मान लिया। 500 मानने के बाद 50 आया था, इसमें एक चीज और बढ़ा लिया अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखिए 500 हो गया 18% लाभ पे। अब ये बताओ इसका 18% निकालोगे तो कितना आएगा? अब ध्यान दीजिए, 100 में 18 तो 500 में 18 पंचे 90, यानी कितने रुपए में बेच रहे होंगे इसको? 590 रुपए में। ये हमारा आ गया SP1। दूसरे वाले का निकालो। अगर CP2 दिया, अब देखिए इसने बोला दूसरा जो कैमरा है उसको जो हम बेच रहे हैं पहले वाले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। अब देखिए पहले वाले का हमको विक्रय मूल्य पता चल गया ना, इसके 10% कम कीमत पर बेचता है। इसका 10% कितना होगा? 590 का 10% निकाल लो। 10% कम बोला है ना, तो 590 लिखोगे और 10% कम कह रहा है यानी 90% सीधे निकाल लो इसका। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 9 81 और 9 अपना 45, 45 60 कितना होगा? 45 60 53, 531 आ गया। तो इसको हम बेच रहे होंगे 531 रुपए में। ये हमारा हो गया SP2, ठीक। आप पूछ रहे थे कि बताइए कुल लाभ होगा कि हानि होगा। सवाल जो है ना, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था कि पहले वस्तु को जो विक्रय मूल्य है उससे 10% कम पे हम बेच रहे हैं, ठीक है। और हम लोग परसेंटेज में नहीं बोला, अगर परसेंटेज में बोल दिया होता तब हम करते 10 और 8 का, लेकिन उसने विक्रय मूल्य से बोला है। तो पहले तो निकालोगे पहले वाले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, हमने सीपी मान लिया, दोनों का 500 है। इसका एसपी निकाला, 18% का प्रॉफिट इसमें बोला था, तो कितना आ गया ये, ठीक है। अब इसका देखिए 10% हमने नुकसान किया, लॉस किया, तो हमारा कितना आ गया 531 रुपए, ठीक है। अब ओवरऑल लाभ हानि निकालना है, तो देखिए सीपी हमारा कितना हो जाएगा टोटल। सीपी हमारा कैसे लिखोगे, CP1 प्लस CP2 दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दोगे तो कितना था 500, 500 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000 आया कि नहीं आया बोलिए। ये CP हमारा आ गया 1000, बेच रहे हो कितने का, SP कितना आएगा हमारा, SP देखिए इनको जोड़ो कितना आएगा 1 और 9 3 कितना होता है 12, 5 5 10 से 11, ये हमारा आ गया SP। अब आप ही बताइए 1000 की चीज को 1121 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 121 का, कहाँ से होगा 1000 से, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दो जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया 12.1% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा 12.1%, ऑप्शन नंबर इसका पहला होगा लाभ, ठीक है। इस तरीके से लगाना था। तो देखिए जितने भी सवाल थे हमारे
करीब हमने 5 सवाल करा दिए हैं, जब वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा जाता है और उस पे सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, वो सारे सवाल आज हमने डिस्कस कर दिए हैं। और गलतियां कहाँ पे लोग करते हैं वो भी हमने बता दिया है। अब देखते हैं टाइप 2, जब दो वस्तुओं को समान यानी विक्रय मूल्य पर बेच रहे होते हैं। इस पे जो सवाल हमारे बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। और इसके जो थर्ड टाइप होता है कि जब दो वस्तुओं को संयुक्त मूल्य पर बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, तो उस पर भी सवाल हमारे बहुत सारे बनते हैं। ये तो पहला टाइप था, जितने भी सवाल थे वो उसने सारे करा दिए। हालांकि क्रय मूल्य समान पे जब खरीदते हैं इसके सवाल कम बनते हैं, लेकिन जो सेकंड टाइप कराने जा रहे हैं इसमें सवाल बहुत सारे बनेंगे। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल टाइप नंबर सेकंड। चलिए मान लेते हैं दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहे हैं। ये मान लीजिए SP1 और SP2 क्या होगा इस केस में, बराबर होगा दोनों का विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए पहले वाले वस्तु को अगर X% के लाभ पे बेच रहे हैं और दूसरे वाले को X% की हानि पे बेच रहे हैं, इस केस में हमेशा हानि होगा। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, समान मूल्य पर बेच रहे हैं, और पहली वस्तु पे अगर X% का लाभ है और दूसरे में X% की हानि है, तो इस केस में हमेशा हानि होगा। और जो हानि होगी वो होगा X²/100%। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा हानि होता है। जब सवाल अभी हमारा देखे तो लिखा हुआ था, यदि शोभन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 10% का हानि कमाता है, तो बताइए क्या होगा। अब देखिए 10% का लाभ दिया हुआ है माइनस 10% का हानि दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखिए जब दोनों संख्याएं बराबर हों और एक लाभ हानि के बारे में बताए और विक्रय मूल्य बराबर दिया हो तो हमेशा हानि होगा। तो हानि कैसे निकालोगे, हानि बराबर X² होता है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और बटे 100, तो कितना आ गया 1% की हानि आ गई। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1% की हानि, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। तो समझ लीजिए हमेशा हानि होता है। एक बार बेसिक से बता देते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बाकी ये चीजें हमेशा याद रखिए, जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो तो हमेशा हानि होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 20% का बोला होता लाभ और 20% का हानि, तो 20 का स्क्वायर होता 400 और 400 में 100 का भाग देते तो कितना आता, 4% की हानि होती है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। मान लो 30% का लाभ 30% का हानि, तो 30 का स्क्वायर 900 और 900 में 100 का भाग दोगे तो 9% का हमेशा हानि होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, जनरली याद रखिए जब समान मूल्य पर बेचेगा। और सुनिए, जब समान मूल्य पर खरीदते थे और 10% का लाभ और 10% का हानि, तो इस केस में ना तो लाभ होता था ना तो हानि होता था। इसमें बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ये कहाँ पे होता है। जब बेचने की बात बोलेगा दोनों वस्तुओं को सेम रेट पे, तो हमेशा हानि होगा X²/100। लेकिन जब दोनों वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदेंगे और लाभ और हानि अगर X% लाभ है X% हानि है, तो इस केस में ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगा। अब देखिए कैसे हुआ, आप समझ लीजिए 10% लाभ पे बेच रहे हो, तो देखिए 10% लाभ पे का मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। 10 ये CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। इसका ये मतलब हुआ 10 वाली चीज को हम बेच रहे हैं, ऐसे समझिए 10 CP हो गया और कितने में बेच रहे हैं 11 पे, ये SP हो गया। 10 वाली चीज 11 में बेच रहे हैं। दूसरे केस में 1% की हानि, इसका ये मतलब हुआ 10 वाली चीज को हम कितने में बेच रहे होंगे, 9 रुपए में। क्वेश्चन में बोला है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ये क्या बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले में भी करना होगा, मल्टीप्लाई हमेशा दोनों में होगा। ठीक है, और यहाँ पर करोगे 11 का बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 11 का, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 11 ने 99, ये 99 आया। और यहाँ पे कितना आएगा, 90 आ गया। सेकंड वाले केस में कितना आएगा, 99। ठीक, और ये कितना आएगा, 110 आएगा। अब आप ही बताइए, ये CP हो गया, 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200 आया, और 200 की चीज 99 जोड़ोगे तो 198। अब आप ही बताइए 200 की चीज को 198 में बेचोगे तो 2 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कहाँ से हो रहा है, 200 से परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 दो तो कितना आ गया 1%।
तो हमेशा आया आंसर 1%। 1% क्या आ गई? हानि। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, ऐसा होता है। जो जितना परसेंट दिया होगा उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिएगा, जितना है उतना हमेशा हानि होगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं अगला। समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ देखना ही नहीं है, बेचने, बस इतना याद रखिए, जहां बेचने की बात कहेगा सामान्य मूल्य पे, और लाभ हानि अगर बराबर परसेंट में दिया है तो उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग देके जितना भी परसेंट है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, और इस केस में हमेशा हानि होगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक आदमी ने 2 मकान बेचे, प्रत्येक 96,000 रुपए में। इसका कोई मतलब नहीं है, बेच रहा है, बेचने दीजिए। पहले मकान की बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ, यही देखिए, ये मेन पॉइंट है। पहले वाले को बोला 20% के प्रॉफिट पे, और दूसरे वाले को 20% के नुकसान पे बेचा, तो ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ या हानि प्रतिशत होगा? ठीक है, बस हमने क्या बताया, ये मान लो एक्स की वैल्यू दिया है, हानि होगा हमेशा। हानि वाले के केस में क्या बताया, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर करोगे ऐसे, अब बटे 100, 400 बटे 100 कितना आ गया? 4%। ये हमेशा क्या आया? हानि। बस हो गया, इतना सा करना है हमको, कुछ कर मतलब सवाल को पढ़ना है, इसकी वैल्यू देखना, इसका स्क्वायर कर दिया, 100 से भाग दिया, जितना हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? हानि होगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं अगला। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों को प्रत्येक घड़ी का मूल्य 495 लेते हुए बेचा। यदि उसे एक घड़ी पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% घाटा हुआ हो, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब 10% का लाभ, 10% की नुकसान, एक्स स्क्वायर बाई 100, 100 बटे 100 कितना आ गया? 1%। ये तो पहले वाले जैसे सवाल हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 1% का घाटा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें लगाना था। ये तो चलो हो गया कि जब हमारा परसेंटेज तो था दोनों तरफ सेम था। अब कहोगे कि सवाल तो ऐसा तो पूछेगा नहीं कि दोनों तरफ सेम ही दिया हो। सेम दिया होगा तो सीधे हम कर देंगे एक्स स्क्वायर बटे 100 और हमेशा हानि आएगा। ये तो चलो आपको क्लियर हो गया। अब हो सकता है एक बार परसेंटेज दिया हो 20% का लाभ और दूसरी बार बोल दे कि 10% का नुकसान होगा। अब दोनों परसेंटेज चेंज हो गए तब कैसे करेंगे? लेकिन वो कंडीशन जरूर बताएगा कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। तो इस टाइप का जब सवाल बनेगा तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 180 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। पहली कुर्सी पर 20% का लाभ, दूसरी कुर्सी पर 10% की हानि होती है। इस प्रकार कुल लाभ अथवा हानि बताइए कितना परसेंट होगा? अभी जो इसके पहले सवाल थे उसमें लाभ और हानि बराबर दिया हुआ था। अगर 20% लाभ 20% हानि तो टोटल हमारी हानि होती थी एक्स स्क्वायर बटे 100 के फार्म में। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों हमारे चेंज हैं। ठीक है, तो देखिए 20, इसके 2 तरीके हैं लगाने के। पहले पहला तरीका देख लो, 20% का लाभ है, हमको सीपी नहीं पता है और दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो इसका ये मतलब हुआ कि पहली कुर्सी भी 180 में बेच रहे हैं और दूसरी भी हम बेच रहे हैं 180 में। ठीक है, तो अब देखिए ये लिया हुआ है 20% का लाभ, 100 में से 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 120%। ये विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो गया, रुपया में कितना है? 180। क्रय मूल्य निकाल लो पहले, सीपी कितना रहा होगा? तो देखो 180 बटा 120 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, 2 छाका 12, 2 पंचे 10, 6 त्रिक 18, यानी 150 रुपये आ गया। यानी पहले वाले का जो सीपी रहा होगा 150 रुपया, दूसरे वाले के निकाल लो। 10% का नुकसान हो रहा है यानी 90% की वैल्यू दिया हुआ है 180, दोनों हमारा एसपी बराबर था। 100% निकालोगे ये इसका 2 गुना है, ये कितना आ गया? 200 रुपये। अब ध्यान दीजिए ये सीपी पहला है ये दूसरा है, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो गया? 350। और 350 की चीज को बेच रहे हो 180, 180 में कितने में बेच रहे होगे? 360 में। ठीक, 350 की चीज को 180, 180 टोटल कितना हो गया? 360 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपया। 10 रुपए का लाभ होगा कहाँ से? 350। परसेंट में निकालना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी ये हमारा आ गया 20/7%। 20/7% हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जब उसका लाभ और हानि की जो वैल्यू होगी हमारी डिफरेंट होगी। अगर सेम होगा तो डायरेक्ट हानि होती है x² बटे 100। अगर इस तरीके से दिया है तो ऐसे इसको लगा सकते थे। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है उसको भी समझ लीजिए। अगर ये 20% का लाभ था और 10% का हानि था, इसको आप यूज मत करिए, इसको थोड़ा सा भूल जाइए। अब 20% का लाभ है, अब इसी को ऐसे समझिए, 20% का लाभ है तो इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की चीज को कितने में बेचेंगे, 6 में। लाभ हो रहा है ना, ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है 10% का नुकसान, यानी 10 वाली चीज हम बेच रहे होंगे 9 रुपए में, यानी ये सीपी हो गया 2, ये CP1 और ये हमारा हो गया SP2 और ये SP1। लेकिन विक्रय मूल्य अगर समान है, यानी SP1 और SP2 हमेशा सेम होगा, अगर सेम रेट पे बेच रहे हैं, ये क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ऐसा करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसमें कर देते हैं 2 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसमें करना होगा 2 से, ये कितना आ गया हमारा 18 और ये 15, इसमें कितना आएगा 18 और ये 20। क्योंकि उसने बोला है सवाल में कि दोनों को समान मूल्य पर बेच रहे हैं, इसीलिए हमने विक्रय मूल्य को बराबर कर लिया। अब आप बताइए 20 और 15 कितना होता है, 35, 18 18 36, 35 की चीज को 36 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, एक का। एक कहाँ से आया, 35 से, परसेंटेज निकालना 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20, यानी 20/7% का प्रॉफिट। तो एक कॉन्सेप्ट हमने और भी सीख लिया कि जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेच रहा हो, और केवल अगर मतलब विक्रय मूल्य दिया हो इतने इतने वस्तुओं में बेच रहा है इतने रुपए में, और टोटल अगर पूछता है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ, तो जो रुपये दिया होता है बेचने वाला उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, उसका यूज तब करेंगे जब पूछ लेगा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, उस टाइप के भी सवाल बनते हैं। यह पूछ लेगा कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। अभी हमने जो सवाल सीखा वो सिर्फ प्रतिशत लाभ हानि निकालना अभी सीख रहे थे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ। अब रुपए में भी पूछ सकता है हानि और लाभ, तो उसके लिए हमें सीपी और एसपी दोनों पता होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए का हानि हुआ। तो इस तरीके से भी लगा सकते थे, इसका कोई यूज भी नहीं किया और हमने ऐसे भी लगा दिया। मेन हमारा होता है कॉन्सेप्ट, सवाल को समझिए कि किस तरीके से पूछ सकता है, कहाँ घुमा सकता है और क्या दे सकता है। अभी हमने इसमें क्या सीखा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य में समान होता है बेचने का, और परसेंटेज दिया होता है लाभ हानि, अगर सेम दिया हुआ है तो हानि होता है, अगर अलग अलग दिया है तो इस तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसी का हल्का इंप्रूवमेंट करेगा, इसी से थोड़ा उसको देख लेते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा, कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। पहला ऑप्शन दिया हुआ ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। और कुल सौदे में ये तो तभी होता था जब क्रय मूल्य में खरीदते थे दोनों समान वस्तुओं में, और लाभ हानि दिया हुआ रहता था बराबर बराबर, तब होता था। ये तो खरीदने बेचने की बात कह रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/24 लाख की हानि, और तीसरा 1/12 लाख की हानि, और चौथा जो है 1/18 लाख की हानि। एक चीज तो हमको ये कन्फर्म हो गया कि जब बेचने की बात कहता है दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर, और लाभ हानि का रेट अगर सेम दिया हो, 20% अगर लाभ हो और 20% अगर हानि दिया हो, तो इस केस में हमेशा हानि होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी और सी या डी में से कोई एक होगा, पहला तो नहीं होगा। अब 20% का लाभ है, 20% का हानि है, अगर कुल अगर हानि पूछता टोटल परसेंट में तो निकालते 20 का स्क्वायर 400 और बटे 100, यानी 4% की हानि। तो इस सवाल में जो हमारी हानि आ जाती वो क्या लिखते, 20 का स्क्वायर और बटे 100 लिखते हैं, यानी 4% की हानि तो आ गई होती। लेकिन सवाल में इन्होंने हानि नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। परिणाम का मतलब ये होता है जैसे हमने मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो परिणाम में 20 रुपए क्या हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई। तो रुपए में पूछा गया है, आंसर रुपए में आ रहा है, परसेंट में पूछा होता तो सीधे आंसर हो जाता 4%।
इसलिए दोस्तों 4% तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमको ये कन्फर्म हो गया कि देखिए 4% की अगर हानि है, 100 में से अगर 4% की अगर हानि है तो कितना हुआ, बेच रहे होंगे 96, 96 हुआ ना। 100 में से अगर 4% की हानि कर दोगे तो 96% बचा, और इसी को बेच रहे हो 1 1 लाख यानी 2 लाख में बेच रहे हैं, दोनों हो गए ना 2 लाख। 2 लाख में बेच रहे हैं, 96% बराबर 2 लाख। तो पूछा गया है तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, ठीक है, कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। तो ऐसा करो, इसका 100% निकाल लो। 100% निकालोगे तो कितना आएगा, 2/96 इंटू 100। ये काटोगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 10 और 2 2 24, यानी ये हमारा आ गया 50/24 लाख। 50/24 लाख क्या आ गया, सीपी आ गया। एसपी हमको पता ही था, एसपी हमारा कितना था, 2 लाख। 1 1 लाख के खरीद रहे हो ना, टोटल कितना हो गया, 2 लाख। तो अब आप ही बताइए, सीपी पता है, एसपी पता है, तो इसमें बताइए बड़ा कौन सा है। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। जब सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो हमेशा हानि होगी। हमेशा क्या होगी, हानि। इसमें से माइनस कर दो, 50/24 में से माइनस कर देंगे 2 लाख, तो ये कितना आएगा, 50 - 48/24, यानी ये हमारा आ गया 2/24 लाख हानि आ गई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 1/12 लाख, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 1/12 लाख की हानि, 1/12 लाख रुपए की हानि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा तीसरा। एक तरीका ये हो गया, जब सेम रेट दिया हो तो सीधे हानि पहुंच जाओ। हानि हमको पता चल गया 4%, 100 में से 4% की हानि, तो 96% बेच रहे हैं 1 1 लाख के, यानी टोटल हो गया 2 लाख। 96% हमको पता है 2 लाख, तो 100% यानी हमने सीपी निकाल लिया। अब हमें पता है कि देखिए 24 दूनी 48, 2 से कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ सीपी हमारा बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हमेशा हानि होगा। और हानि होने के बाद अब सीपी देखिए, इसको इसमें माइनस कर दिया, रुपए में निकल आया। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो बटे लिखते फिर सीपी, है ना, बटे सीपी लिखते इंटू 100। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 1/12 लाख। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। एक तरीका और देख लो, दूसरा तरीका कैसे लगाओगे। दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनको 4% निकालना नहीं आया तेजी से, तब वो क्या करेंगे, देखो 20% लाभ कह रहा है, ये तो ऐसा तो लिख ही सकते हो। देखिए 100 की चीज को 20% लाभ पे बेच रहे हैं, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में 100 की चीज को 20% हानि पे यानी 80 बेच रहे हैं। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। लेकिन ये दूसरे वाली कंडीशन है, ये मान लो पहले वाला CP1 है, ये CP2 SP2 है। यहाँ तक तो सबको समझ में आता ही होगा। 20% लाभ का मतलब ये होता है कि 100 वाली चीज 120 में बेच रहे होंगे, और 20% का नुकसान का मतलब ये होता है 100 वाली चीज 80 में बेच रहे होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, 20 × 80, 20 × 5 = 100, यानी थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अब ये 6/5 आ गया, और ये आ गया 4/5। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है दोनों को विक्रय मूल्य सेम है, दोनों को समान मूल्य पर बेच रहे थे 1 1 लाख रुपए में। 1 लाख का कोई यूज नहीं करेंगे हम, दोनों को समान मूल्य पर बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखो नहीं उसका यूज होगा ऐसा नहीं है। अब देखो समान मूल्य पर बेच रहे हैं, तो ये क्या दोनों समान तुमको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो पहले इसको बराबर कर लो। ऐसा करते हैं यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि समान मूल्य का मतलब ये होता है SP1 और SP2 कैसे होने चाहिए, बराबर। क्वेश्चन में दिया है ना 1 लाख, ये भी 1 लाख, दोनों है ना, इसको भी बराबर कर लो रेशियो में। ऊपर वाला एसपी है, नीचे वाला सीपी है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करो। इसमें 3 से करो, इसमें 3 से करो, 3 चौको 12, इसमें 2 से कर दो, तो ये हमारा आ गया 12/10, और ये आ गया 12/15। अब ध्यान दीजिए 12 एसपी या 12 एसपी यानी दोनों सेम हो गया, तो कुल कितना होगा, कुल निकाल लो। 12 12 कितना होगा, 24। ठीक है, 12 12 कितना होता है, 24। 24 बराबर 2 लाख, क्वेश्चन में दिया है 24 बराबर 2 लाख, और ये हमारा कितना, 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1/12 लाख।
1/12 लाख, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 25 है। तो 12 बराबर कितना आएगा, 1/1 लाख, यानी 2 लाख तो पता ही था। ठीक है, 1 बराबर 1/12 लाख आ गया। अब हमको कुल मिला के सीपी निकालना। सीपी कितना है, 15 10 25, 25 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 25/12 लाख आ गया कि नहीं आएगा, बोलो। ये हमारा सीपी आ गया। एसपी देखा जाए तो एसपी हमारा दिया ही था, 2 लाख पहले ही खरीद रहे हो। अब बताओ, सीपी पता है, एसपी पता है, तो नहीं निकाल पाओगे। ये बड़ा है या छोटा है, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 लाख। तो वही सवाल बन गया। तो देखो, इस तरीके से भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड से फ्रैक्शन बना लीजिएगा उसका, कि कितना कितना परसेंट पहले घट रहा है बढ़ रहा है। अब विक्रय मूल्य बोला सेम है तो सेम कर लिया। अब अगर इसी में पूछ लिया होता कि पहले वाले वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 बराबर निकाल लेते, तो 1/12 × 10। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लेता तो 15 बराबर, लाभ हानि पूछ लेता तो 15 10 25 बराबर निकाल लिया। तो इस तरीके से सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। पहले वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, दूसरे का क्रय मूल्य बताइए, है ना, दूसरे का मतलब कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में खरीदा गया। अब घोड़े पर अगर 20% का लाभ तथा गाय पे अगर 20% की हानि पर अगर हानि हुई हो, तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला। अब आप ये बताइए, अगर 20% अगर घोड़े पे फायदा हो रहा है और 20% का नुकसान हो रहा है गाय पे, तो ओवरऑल अगर परसेंटेज में पूछा होता तो हम सीधे लिख दिए होते x²/100, फार्मूला बताया है। तो ये हमारा सीधे निकल के आ जाता 400/100, यानी 4% का नुकसान। तो ये तो पता चल गया 4% का नुकसान हमारा होता है। ठीक है, ये हानि आती है हमारी। लेकिन SP1 और SP2 दोनों वस्तुएं खरीदा है, बराबर है 12,000 में। ठीक है, तो अगर टोटल खरीदा कितने को होगा। अब देखिए, टोटल जब निकाला करते हैं ना सीपी, वो हमेशा 100 होता है। अब आप ये बताइए, 100 में से 4% का नुकसान हो गया तो कितना बचा, 96%, बराबर। टोटल हमने कितना रुपए खर्च किया, मान लिया घोड़ा खरीदा 12,000 का, गाय खरीदा 12,000, टोटल खरीदा 24,000 रुपए का। टोटल हमने कितना रुपए खर्च कर डाला, 24,000, यानी यही 96% बराबर दिया है 24,000। बेच रहे हैं ना, घोड़ा और गाय को जब दोनों को बेचेंगे तो टोटल कितना रुपए में बेचा, 24,000 का तो बेचा। अब 4% का नुकसान हमने निकाल ही लिया डायरेक्ट, तो 100 में से 4 घटाया 96% और 24,000 आ गया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। 100 में से कोई चीज घटती बढ़ती है तो वो भी एसपी में कन्वर्ट हो जाता है विक्रय मूल्य में। 96% बराबर, 96% की वैल्यू दिया 24,000, तो 100% नहीं निकाल पाओगे क्रय मूल्य सीपी। अब बोलो, 24,000/96 × 100, काट लो इसको, 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 3,000 और कट रहा है क्या, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये कितना आ गया, 25,000। यानी 25,000 रुपये हमारा आ गया सीपी। अब आप ही बताइए, 25,000 की चीज को अगर हम 24,000 रुपये में बेचेंगे तो हमेशा हानि आएगी, क्योंकि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। हानि केस में क्या होता है, सीपी अगर बड़ा है एसपी छोटा है तो हमेशा हानि होती है। 25,000 में से 24,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1,000। 1,000 का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 1,000 रुपए की हानि। इस तरीके से लगाना था। तो याद रखिए कि कभी भी सवाल क्रय मूल्य पूछ सकता है, मतलब रुपए में पूछेगा तो फिर ऐसे लगाना होगा। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछ लिया होता तो सीधे हम बोल दिए होते कि 4% का हमारा क्या होगा, हानि होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इस सवाल को हम इससे फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी लग जाएगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और चाहो तो एक तरीका और है लगाने का, उससे भी लगा लो, इससे आसान है। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पहली वस्तु का 20% लाभ दिया हुआ है और दूसरी वस्तु पर लिखा हुआ है 25% का लाभ। तो आप ये बताइए, जैसे मान लेते हैं
SP मान लेते हैं, ठीक है। ये SP1 है, ये SP2 है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? 20% का लाभ, यानी 120% हुआ। दूसरे वाले में 25% का लाभ, 125%, ठीक है। अब इसको इधर लिख दोगे अगर 125, और इसको अगर इधर लिख दोगे, ये जो रेशियो हमारा आएगा ये किसका आएगा? ये CP का हो जाएगा। ये मान लो CP1 हो गया और ये CP2 हो गया। ये चीज हमेशा याद रखें, जब भी दिया हो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, तो उन्हीं को उल्टा कर दीजिए। 100 में से देखिए 20% का लाभ बोला तो 100 में जोड़ोगे तो 120 होगा। अब 25% यहाँ पे बोला है, 100 में जोड़ोगे तो 125 आएगा। अब इसी का रिवर्स कर दीजिए, 125 इधर आएगा और ये वाला इधर, ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा CP2 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये दिया हुआ है 125%। क्वेश्चन में दिया है 125% की वैल्यू दिया है 1000 रुपया, तो पूछा गया है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 120% हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1000 एक का निकालोगे तो बटे में आएगा और 120 का निकालना है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 25 चौको 100, 0। ये कितना आ गया? 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 960, ठीक है। तो कितना आ गया? 960 रुपए। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? 125% बराबर, यहाँ पर 10,000 रुपया है। कितना है यहाँ पे? 10,000 है। 10,000 लिख लो, यहाँ पर 10,000, एक जीरो और आएगा, एक जीरो। तो कितना आंसर आ गया इसका? 9600 रुपए। बस हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 9600 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इस तरीके से लगा सकते हो। जब भी दिया हो इतने % लाभ पे इतने में बेचता है, तो सीधे लिख लो 100 में जोड़ के, उल्टा कर दोगे तो CP का रेशियो आ जाएगा। इतना याद रखिए, 120 125 का उल्टा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। और इसी की वैल्यू दिया हुआ था तो हमने निकाल लिया। इसी टाइप के एक सवाल और करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ राम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा है और पहली कार का क्रय मूल्य पूछा गया है। देखो कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले हमने बताया कि जो हमने SP का जो रेशियो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। देखो पहले दिया हुआ है 10% का लाभ, यानी 110% लिख लो। दूसरे वाले में कितना लिखोगे? 20% की हानि, 80%। इसी का उल्टा लिख देंगे, इधर 80 आएगा और इधर कितना आएगा? 110%। उल्टा कर लिया हमने, ठीक है, 110%। ये हमारा रेशियो किसका आ गया? CP का। यानी ये पहले वाला CP है, ये कौन सा है? दूसरा वाला है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दूसरी कार, यानी इसकी वैल्यू दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 110% बराबर इक्वल है, किसके इक्वल है? ये 121,000, ठीक है। तो ये देखो अब पूछा कितना गया? दूसरे का दिया हुआ पहला पूछा गया, यानी 80% हमको निकालना है। बस निकाल लो सीधे। दूसरे वाले का परसेंट कितना था? 110 है ना। ये देखिए, ये SP1 है, ये SP2 है, ये CP1 आया है और ये CP2 आया। दूसरे वाले का दिया हुआ है तो दूसरे कार को जो मूल्य दिया है इधर परसेंटेज में कंपेयर करेंगे। 110% की वैल्यू 1,21,000, तो 80% कितना होगा? तो देखिए 121 और 000 और 110 इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 तो कट ही गया। 11 से काटोगे, 11 11 में 121 होता है और कितने जीरो बचेंगे आगे? 3 जीरो। मल्टीप्लाई कर लो, 11 88, 88,000 रुपया। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 88,000 रुपए। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी समय में लग जाएगा सवाल।
जितने परसेंट लाभ हानि का है 100 में जोड़ लो, उल्टा कर दो, सीपी का रेशियो आ गया। सीपी के बाद जितना का है, पहला दिया होगा तो 80 के बराबर लिखते, दूसरा दिया है तो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे जो सवाल हैं ये क्रय मूल्य पे जब समान मतलब मूल्य इनका होता है तब। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते हैं, वो भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे। देखो ये लिया हुआ लिखा हुआ 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। अब देखिए 10% का लाभ यानी इसको हम लिख सकते हैं चलो इसको पहले रब कर देते हैं, समझ गए होंगे ना अच्छे से। चलिए देखिए इसके दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी देख लो। 10% का लाभ दिया हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी 10 वाली चीज कितने में बेच रहे होंगे, 10 वाली चीज 11 रुपए में। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है आगे 20% की हानि होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 वाली चीज 4 में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य दोनों का सेम होना चाहिए, क्या सेम है, नहीं है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 11 कर दो, तो इसमें भी 4 करना होगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 चौको 40 और 44, ये कितना आएगा 5 चौको 20 और ये कितना आ गया 44। दोनों विक्रय मूल्य सेम हो गए ना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा, यानी इसकी वैल्यू दिया है, खरीदने की बात बोला है ना, खरीदा। ठीक है, दूसरी कार तो देखिए दूसरी कार खरीदा है, तो दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20। तो पूछा गया पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा, तो निकाल लीजिए इसी से। 20 बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, कहीं गलत तो नहीं हुआ, 10 चौको 40, 11 चौको 44, 5 चौको 20, 11। ठीक है, तो 20 बराबर कितना दिया हुआ है 1,21,000। ठीक है, अब पूछा गया है दूसरी पहली कार का, ये दिया हुआ है पहली कार कितना 40 बराबर पूछा गया है। ठीक, ठीक है, तो ये कितना आ गया 20। देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ पे आएगा 55। ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब देखिए पहला वाला जो आ गया 40 की वस्तु की कीमत थी, कितने में बेच रहे हैं 44, विक्रय मूल्य बराबर आया। दूसरा वाला 55 की चीज 44, विक्रय मूल्य दोनों का सेम आ गया ना। अब दूसरे वाले का सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 1,21,000, यानी दिया हुआ है 55 बराबर 1,21,000। तो पूछा गया है पहली कार 40 बराबर निकालना है, नहीं निकाल पाओगे। देखो उसको साल कर लो, 5 से काट लो, 11 से काट लो, 11 5 55, 11 11 में 121, 3 0, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा 88,30, 88,000 रुपये। तो इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब रेशियो बना लेंगे फ्रैक्शन सीपी और एसपी का, और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य बोला तो बराबर है, तो बराबर कर लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सभी लोग। अब देखिए जो सवाल कराने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 में बेचता है। ठीक है, दोनों का जो एसपी है बेचने का कितना है 4,000। आगे लिखा हुआ यदि उसे पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ तो यदि उसे पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ हो तो दूसरे वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, जिससे कुल बिक्री पर ना तो लाभ हुआ हो ना ही हानि हुआ हो। ये सबसे बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से समझिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। प्रत्येक को देखिए SP1 और SP2 दोनों दिया हुआ है 4,000, यानी पहला वाला भी 4,000 में बेचा है और दूसरा वाला भी बेचा है। अब लिखा पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, अब आप बताइए, यानी 125% बराबर पहली वस्तु तो 4,000 को, कोई भी दोनों चीजें 4-4 हजार के खरीद रहे हैं वस्तु में,
तो 125% यानी पहली वस्तु पे 25% का लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य 100 रहा होगा। अब 25% जोड़ देंगे तो कितना आया? 125%। यही रुपए में कितना आया? 4000। तो सबसे पहले इसका सीपी निकाल लो। 4000 बटे 125 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 अट्ठे 40 और 0 कितना आ गया? 3200 रुपया। यानी ये हमको पता चल गया पहली वस्तु को जो सीपी रहा होगा, CP1 मान लेते हैं, वो कितना रहा होगा? 3200 रुपया। आप हमें ये बताइए, अगर सीपी अगर 3200 रुपया रहा होगा और टोटल अगर देखा जाए 4 हजार रुपये खरीदा है, यानी टोटल जो एसपी हमारा होगा 8000 रुपया होगा कि नहीं होगा? ये बताइए। अगर एक वस्तु 4000 की है तो दूसरी वस्तु भी 4000 खरीदा होगा। टोटल हमने कितना खर्च किया बेचने पे? मतलब बेच दिया हमने 8000 रुपये का, है ना? बेच दिया। टोटल तो हमने 8000 रुपये बेच के कलेक्ट किया पैसा। अब हमारे पास देखिए, जितना सीपी रहा होगा उतना ही एसपी, तभी ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। उन्होंने क्वेश्चन में देखिए लास्ट में कहा है जिससे कुल बिक्री पर ना तो लाभ हुआ हो ना तो हानि हुआ हो। आप ये बताइए, हमने 500 की चीज खरीदा, 500 में बेच दिया तो क्या लाभ हुआ? मान लो 500 में बेचा है, अब 500 का ही खरीदा होगा, मतलब 500 में बेच दिया, 500 का हमने खरीदा तो क्या लाभ हुआ? नहीं होगा। तो वही समझना है, जितना हमारा एसपी है उतना ही हमारा सीपी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। और सीपी तो हमारा 3200 है, टोटल 8000 बनाना है। तो अगर पहला सीपी, अगर ध्यान दीजिए, पहला अगर सीपी अगर 3200 है तो दूसरा सीपी कितना रहा होगा? 4800। क्योंकि देखिए 4800 रहा होगा, क्योंकि जो 800 इसमें कम पड़ रहा है ना, इसमें जोड़ देंगे 4000 में 4800। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 8000। यानी सीपी हमारा 8000 आया। अब 8000 की चीज को 8000 में बेचोगे तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। यानी दूसरे वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है 48 रुपया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे वस्तु कितने % की हानि हुई। अब आप ये बताओ, 48 रुपये कोई चीज खरीद रहे हो और 4000 में बेच रहे होगे, क्योंकि एसपी तो दोनों का बराबर था 4-4000। अब आप ही बताइए, 4800 की चीज को अगर 4000 में बेचोगे तो 800 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और कहाँ से होगा? 4800 से। परसेंट में पूछा गया है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 कट गया। ठीक है, अब ये और काट लो, 8 छंग 4800, यानी और आ गया 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या होगा? हानि होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 16 सही 2/3%। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। कभी भी सवाल आए, अब आप ये देख लीजिए, जितने भी अभी हमने सवाल करवाया, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेच रहा था, एक पे लाभ बराबर था, दूसरे में हानि भी बराबर था, हानि भी निकालना सिखा दिया। अगर क्रय मूल्य पूछता है, पहली वस्तु का दिया है, दूसरे का पूछता है तो भी बता दिया, दूसरे का क्रय मूल्य दिया है, पहला पूछेगा तो भी बता दिया। अगर इस तरीके से भी सवाल बनता है कि ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो दूसरा ये भी बता दिया। मतलब जितने भी सवाल बन रहे थे सारे हमने बता दिया। अब हमारा शुरू होगा टाइप 3, जिसमें क्या होगा, दो वस्तुओं का मूल्य जो होगा संयुक्त होगा। मतलब जैसे दो हमने कारें खरीदी, मान लो 50 लाख की, ठीक है, तो अब हमको ये नहीं पता है कि पहली वाली कार कितने की, दूसरे वाली कितने की, क्योंकि दोनों कारों का संयुक्त मूल्य होगा। ठीक है, तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे, इस तरीके से कौन कितने सवाल बनेंगे, कौन कौन से बनते हैं, वो सारे सवाल टाइप 3 में अब देखेंगे। चलिए अब टाइप 3 देखते हैं। जब संयुक्त मूल्य पर वस्तुएं खरीद के लेके आएंगे और हमें ये नहीं पता होगा कि प्रत्येक वस्तु, अभी तक क्या था ना, दो टाइपों में हमने देखा कि वस्तुओं की मतलब जो कीमत थी बराबर थी। मान लो पहली वस्तु की संख्या जो खरीदा रुपए में, दूसरा भी उतने में ही खरीदा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीदेंगे और अलग अलग लाभ हानि पर बेचेंगे, तो देखेंगे सवाल किस तरीके से वो हमारे बनते हैं। पहला सवाल देखिए इसमें टाइप नंबर 3 का, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। एक मेज और एक कुर्सी कितने में खरीदी जा रही है? 500 रुपए में। आगे लिखा हुआ है मेज को 10% हानि पर बेच दिया और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच दिया। इस तरीके से कुल लाभ कितना हुआ? 10 रुपए का। तो पूछा गया है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए देखिए,
इसको हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से लगता है। फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि जब भी दो वस्तुएं बेची जाती हैं, मान लो एक में इतने % का लाभ में बेचा, दूसरे में इतना, और जो टोटल होता है वो बीच में रखा जाता है, बस ये मतलब होता है। अब देखिए पहली कंडीशन दिया हुआ है 10% के नुकसान पे, दूसरी कंडीशन दिया हुआ है 10% के लाभ पे, बीच में हमें रुपया में दिया हुआ है, उसको परसेंटेज में बदल लेंगे। कुल लाभ हुआ 2 रुपए का, कितने में हुआ 500 रुपए में से, परसेंट में निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपए का लाभ हुआ था ना, लाभ बटे कितना सीपी, ठीक है 5, ये हमारा कितना आ गया 2, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 5 और 100, 10 रुपए का लाभ हुआ, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, तो 5 आया, 5 दूनी 10, यानी कितने % का लाभ आ गया, परसेंटेज में 2%। वो रुपये में लिखा हुआ था, रुपये को परसेंटेज में बदलोगे, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, तो यहाँ पर भी परसेंटेज ही होना चाहिए था। अब देखिए एलिगेशन इस तरीके से होता है ऐसे। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस जुड़ जाएगा, 12% आएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8% आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 4 दूनी 8, और ये कितना आया 4 3 12, यानी जो रेशियो आ गया 2 और 3 का आ गया। टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 500, यानी 3 रेशियो में कितना हुआ 5, 5 की वैल्यू दिया था 500, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 100 रुपया, ठीक है। तो पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया, ये मेज था इधर वाला कुर्सी था, कुर्सी का पूछा गया है, तो 3 बराबर कितना होगा 300 रुपया, तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा 300 रुपया, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। मेज का अगर पूछता तो 200 रुपया, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे, एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो हर पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 15% लाभ और दूसरा 9% लाभ, एक तरफ लिख लो 15% और दूसरा तरफ 9% का नुकसान, और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों केस में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, यानी 0%। एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, ये कितना आएगा 9%, ये कितना आएगा 15%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लो, 3 3 9, 3 5 15, रेशियो बना लिया। ये जो रेशियो हमारा आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य का होता है, हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य का होता है, ठीक है। यानी इसको कह सकते हो CP1 है, ये CP2 है रेशियो। क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ 3 5 3 कितना होता है 8, 8 बराबर कितना दिया हुआ था 2160 रुपया में खरीदता है, 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर 8 दूनी 16 और 5 8 7 56 0, ठीक है ना, 1 बराबर 2 तो 70 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हर पंखे क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 3 बराबर निकालोगे पहले वाले को तो कितना आएगा, इसी का 3 बराबर निकाल लोगे तो कितना आएगा, 3 गुना कर दो इसी का, 3 0 0 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 और 810 रुपया। इसका पूछा गया है तो इसका 5 गुना कर दो, 5 0 0 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13, 1350, 810 1350 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा सी होगा। ध्यान दीजिए जो रेशियो बन के आता है ये हमेशा क्रय मूल्य में होता है। अब मान लो कहीं गलती से विक्रय मूल्य पूछ लिया तो फिर विक्रय मूल्य निकालना होगा, एक स्टेप और आगे करना होगा। अब ये नहीं कि पूछा गया विक्रय मूल्य तो यही 5 वाला निकाल दिए तो गलत हो जाएगा। चलिए इस टाइप के अगला सवाल देखते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है, पहली कुर्सी पर 22% का लाभ और दूसरी पर, अब देखिए पहली पर 22% का लाभ है और दूसरी पे 8% की हानि है, और इस सौदे में ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी 0%, ठीक है। तो पूछा गया है आगे, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अभी चर्चा किया था ना, अब विक्रय मूल्य पूछ लिया। जो रेशियो बन के आता है वो हमेशा क्रय मूल्य का आता है, और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य थोड़ा सा एक स्टेप हमें और आगे करना होगा। चलो देखते हैं।
यहाँ पर आएगा डिफरेंस 8% का, यहाँ पर आएगा 22% का। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 से काटो, 2 चौको 8, ये 11, 4 अनुपात 11, या टोटल हमारा हो गया 15। 15 बराबर दिया था 750। ठीक है, दोनों को बेचता है, दो कुर्सियों को, तो एक बराबर आ गया 50। तो दूसरे वस्तु का पूछा है, तो दूसरे वस्तु का सीपी निकाल लो 11, यानी 11 बराबर जब निकालोगे तो 550 आ गया। ये हमारा आ गया CP2 दूसरे वाले का। अब पूछा गया विक्रय मूल्य। अब इसी में देखिए 8% का हानि हो रहा था, तो SP कैसे निकालोगे? 550 का 8%, यानी 100 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 92। 92/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 11, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 छक्का 66, 11 चौको 44, और 44 और 6 कितना होता है? 50। 506 रुपया। इस प्रश्न को जो ऑप्शन होगा 506 रुपया, देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा। तो जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेना, और जितने परसेंट लास्ट पे बोला, अगर इसका मान लिया पहले वाले का पूछ लिया होता तो फिर 4 बराबर निकालते। 4 बराबर निकालने के बाद जितना हमारा CP आता उसमें फिर 22% क्या करते? ऐड कर देते, यानी 122% निकालते, तब हमारा निकल गया था पहले वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं सवाल पे। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक घड़ी को 16% लाभ पे और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। पहली को बेचते हैं 16% के लाभ पे और दूसरी को बेचते हैं 12% की हानि पे। ठीक है, और इस सौदे में ना तो लाभ हुआ तो ना हानि हुआ, तो पूछा गया है क्रय मूल्य बताइए। चलिए, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, अभी तो सवाल इस टाइप का लगाए ही थे। तो देखिए ये आएगा 12, ये आएगा 16, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 3 12, 4 2 16, टोटल आ गया हमारा 7। 7 बराबर कितना दिया है टोटल? 840 रुपए में ना, तो एक बराबर कितना आएगा? 120 रुपए। एक बराबर 120 हमको पता चल गया। तो पूछा गया है क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य किसका होगा ये नहीं पूछा है कि पहले वाले होगा दूसरे वाले होगा, बस क्रय मूल्य पूछ लिए। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए का क्रय मूल्य पहली वस्तु का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, लिखा नहीं है, पहली का ही निकालेंगे, यानी 3 बराबर कितना होगा? 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 360 रुपए, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दूसरी वस्तु का निकालते तो कितना आता? 4 बराबर, यानी दूसरी का आता 400, पहले का आता 360। क्रय मूल्य पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए 360 दिया, यानी पहले वाला ही पूछे, लेकिन लिखना चाहिए, लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 360 होगा। चलिए चलिए समझ गए होंगे। तो इसमें लाभ पे पूछा था ना, लाभ तो इसी में हो रहा था, लाभ किस में हो रहा है? 3, इसीलिए यही वाला पूछा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में पूछ लिया था लाभ पर पूछिए, लाभ पे, यानी लाभ का मतलब इस पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लाभ में पूछा गया था ना, तो 360 रुपए आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, दूसरी साइकिल 20% पे लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस सवाल को। अब इसमें बीच में तो दिया नहीं है कुल कितना होगा, तो इसको एलिगेशन से नहीं लगा सकते। एलिगेशन मेथड तभी लगाएंगे जब एक में दिया हो इतने परसेंट, दूसरे में इतना, और टोटल दिया हो, तो एलिगेशन यूज करते हैं। बट इसमें एलिगेशन मेथड हमारा यूज नहीं होगा, इसको हम लगाएंगे रेशियो मेथड से, फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली साइकिल दूसरी साइकिल, दो कंडीशन दिया हुआ है, इधर फर्स्ट साइकिल की इधर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए लिखा हुआ है पहले में 20% की हानि। अब ये बताइए 20% की हानि बोला है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका ये मतलब हुआ कि 5 वाली चीज कितने में सेल कर रहे हैं? 4 में, पहली कंडीशन हो गई। 5 वाली चीज 4 में सेल कर रहे हैं।
ठीक है, ये मान लो CP1 हो गया, ये SP1 हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 20% पे लाभ पे। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। लाभ की बात कर रहा है तो लाभ जोड़ देंगे, यानी 5 वाली चीज कितने में बेच रहा होगा, 6। यानी दूसरे कंडीशन में 5 वाली चीज 6 में बेच रहा है। ये SP2 हो गया और ये CP2 हो गया। ठीक है, यहां तो समझ में आया होगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि दोनों साइकिलों का विक्रम मूल्य एक समान है। क्या ये विक्रम मूल्य ये हमारे समान दिख रहे हैं, 4 और 6 नहीं दिख रहे हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 कर दो, ठीक है, और इसमें कर दो 2 का, और इसमें कर दो 2 का। तो ओवरऑल हमारा क्या निकल के आएगा, देखो 3 बचे 15 और 3 चौका 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब ध्यान दीजिए दोनों के विक्रय मूल्य बराबर आ गए कि नहीं आ गए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदा है, यानी ये हमारा CP है, ये भी CP है। 15 10 कितना होता है, 25। विक्रय मूल्य समान कहा था इसलिए हमने पहले समान कर दिया दोनों को। दोनों क्रय मूल्य का सम कितना है, 25। क्वेश्चन में कितना दिया है, 1500। 25 की वैल्यू 1500 के दिया है, ठीक है। तो एक बराबर नहीं निकाल पाओगे, 25 छक्का 150 यानी 60। एक बराबर 60 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, एक बराबर 60। तो 15 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 900 रुपया। 15 बराबर 900, 10 बराबर निकालोगे तो 600। 10 बराबर कितना आएगा, 600। अब देखिए अभी क्या था कि दोनों वस्तुएं हमने संयुक्त रूप से 1500 रुपए में खरीदा था, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि पहली वाली कितने की थी, दूसरे वाले। अब लेकिन कंफर्म हो गया, पहले वाली कितने की है, 900 की, दूसरी वाली 600 की। ऑप्शन देखिए 900 600 में लिखा हुआ है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 900। ऑप्शन आ गया आंसर। तो इस तरीके से इसको हमें लगाना था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा D। चलिए अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, एक और देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर और दूसरा 15% लाभ पे। अब देखिए 20% हानि पे बोला है, पहला घोड़ा खरीदा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब 5 वाली चीज कितने में, 6। दूसरे में लिखा हुआ है 15% का लाभ, जो सवाल में कहे वैसे करते चले जाइए। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है 15% का प्रॉफिट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसके नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 5 3 15 यानी 3/20, 3/20, ठीक है। लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 20 वाली चीज कितने में बेच रहा होगा, 23 में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। 15% लाभ पे आ रहा है ना, जब भी लाभ कहता है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 20 वाली चीज कितने में सेल कर रहा होगा, 23 का। हानि कह रहा था 5 में एक कम कर देंगे, 5 वाली 4 में। ये CP1 है, ये SP1 है, ये वाला CP2 है, ये SP2 है, ठीक है, ये समझी गए होंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, समान रहा हो। पहले तो विक्रय मूल्य समान करिए, क्या ये समान दिख रहा है, नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी करना पड़ेगा। एक तरफ मल्टीप्लाई होगा ना तो दोनों तरफ होता है, तभी बैलेंस बराबर होता है। इधर कर देंगे 4 का, तो इधर का भी कर देंगे 4 का। अब इसका करोगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 से 11, और इधर करोगे 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। और इधर करोगे तो 20 चौको 80 आएगा, और इधर करोगे 4 3 12 यानी 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ के हमारे SP क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल हमने कितना रुपए खर्च किया है, 19,500। यहाँ पर रेशियो में कितना आया था, इसको जोड़ो, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 8 1 9, 8 1 9 और 195, 195 आया ना। 19,500 में सेल कर रहे हैं, 19,500 में अगर सेल कर रहे हैं तो ये तो कट ही गया, 100 आ गया, इतना आ गया 100। तो पूछा गया प्रत्येक वस्तु का। अब 115 निकाल लो पहले वाला, तो 115 जब निकालोगे तो इसी के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, ये आ गया 11,500। अब देखो 11,500 कहीं ऑप्शन में लिखा है, B नंबर है। और दूसरा वाला भी निकाल लो, 80 बराबर निकालना है तो 2 जीरो इसमें और चिपका दो, कितना आ गया, 8,000। यानी ऑप्शन नंबर B। इस तरीके से करना था।
बोलेगा विक्रय मूल्य, जरूर बोलेगा कि विक्रय मूल्य बराबर, इनको बराबर कर लिया करो और जो सीपी का रेशियो दिया और टोटल इनको करके इक्वल कर दें। और जो पूछा गया सवाल में दोनों वस्तुओं को पूछा गया था क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने निकाल लिया। तो दोस्तों आज हमने जितने भी 3 टाइप के सवाल बनते थे सारे हमने करा दिए लगभग, काफी सारे। अगर इन सवालों में अगर किसी को भी अगर लगता है कि कोई सवाल अगर नहीं समझ में आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, फिर से उसको हम दोबारा बता देंगे। और अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर सही लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो जब हम डालेंगे अपडेट होगा आपके फ़ोन पे, मतलब तुरंत आ जाएगा। जैसे वीडियो हम अपडेट करेंगे मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से डाल देंगे तो वैसे ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। इसके आगे जो भी टाइप के सवाल बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे रखेंगे।